माशाल्लाह पाकिस्तान में मईशत, सनत, कारोबार तरक्की की राह पर गामजन है। कॉर्पोरेट सेक्टर उरूज पर है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आ रही है और ये सॉलिड गवाही है, मुस्तहकम गवाही है कि हालात, माशी हालात, कारोबारी हालात हर लिहाज से बेहतर हो रहे हैं। सीमेंट, ग्लास, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, फार्मा सेक्टर, ये तमाम इसमें रिकॉर्ड पैदावार नज़र आ रही है, भरपूर फरोख्त हो रही है, ज़बरदस्त मुनाफे जारी कर रही हैं ये कंपनीज और शानदार कॉर्पोरेट रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। कंपनीज रिकॉर्ड मुनाफे और अपने डिविडेंड्स तकसीम कर रही हैं अपने स्टॉक होल्डर्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज ने अक्टूबर से दिसंबर चौथी तिमाही में सालाना बुनियाद पर औसतन 36% मुनाफा कमाया। स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स ने साल 2020 में 672 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया, जो 2012 के बाद किसी भी कैलेंडर ईयर का सबसे ज़्यादा मुनाफा है। पिछले साल की आखिरी छमाही में सीमेंट सेक्टर ने 548% ज़्यादा मुनाफा कमाया। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक ग्लास सेक्टर ने पिछले साल के मुकाबले में 428% ज़्यादा मुनाफा कमाया। ऑटोमोबाइल सेक्टर के मुनाफे में 192% इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के प्रॉफिट में भी 137% इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने 100% जायद मुनाफा जाहिर किया है। फार्मा सेक्टर में 78% इजाफा हुआ है। ये सारे लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी बुक्स, उनके स्टेटमेंट्स सारे ऑफिशियली अवेलेबल हैं, कोई भी इनको देख सकता है और यही एक गवाही है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। गोया कि मईशत कारोबार एक बहुत ही मजबूत मुस्तहकम सिमत में आगे की जानिब गामजन है। इसकी मज़ीद तफसीलात लेते हैं, वजूहात जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये सही है कहना कि जब ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इकॉनमी जो है वो भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ रही है, बिजनेस के मामलात बेहतर हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होती हैं इकोनॉमी की डायरेक्शन के लिए। तो जिस तरह हमने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6 माह में कोई 8-9% बढ़ी है, तो जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमी से तो होता ही है, मगर ज़्यादा रिलेशनशिप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से होता है। तो ये जो 30-35% जो इजाफा हुआ है वो यही शो कर रहा है कि इकोनॉमी में एक शार्प रिकवरी देखी गई है। और कामरान भी सबसे ज़्यादा इसका रीज़न ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही सेंट्रल बैंक ने कम कर दिए और करेंसी हमारी स्टेबल थी, और दूसरी जानिब हम कोरोना से बहुत जल्द बाहर आ गए। तो जो कोरोना की जो 2-3 माह डिमांड कम हो गई थी, वो सारी ये जो डिमांड है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिली है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं ये जो है ये कैसे कैसे अब आगे इनका क्या इस्तेमाल होगा? यानी कि जो कंपनी मुनाफे कमा रही हैं इस यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी, यहाँ पे एक्सपेंशन नज़र आएगी, और जो इनके शेयर होल्डर्स मुनाफे कमा रहे हैं वो इसको कैसे ओवरऑल मईशत में इसके क्या फ़वाइद हैं जो कि नज़र आएंगे, और अगर इसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी नज़र आती है? देखें, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये 50 से 60% जो प्रॉफिट है वो कंपनी रिटेन कर लेती हैं, और फिर वो जब रिटेन करती हैं तो उस पर एक्सपेंशन करती हैं। जब एक्सपेंशन होती है तो मुल्क में तरक्की होती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है। अगर हम रीजन में देखें जब डिविडेंड पे आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक औसत कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो 40 से 50 रुपये वो डिविडेंड देती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जिन शेयर होल्डर्स को वो पैसे मिलते हैं फिर वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में किया है, चाहे वो इंडस्ट्री में किया है, तो उसके भी इनडायरेक्ट बेनिफिट इकोनॉमी को ही होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि लिस्टेड है, जिसकी हमारे सामने गवाही है। वो सेक्टर जो कि लिस्टेड नहीं है और जाहिर है कि वो बहुत बड़ा सेक्टर है, ये कम सेक्टर है, उसकी कैफियत क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोरोना के बाद चीज़ें हमारे पाकिस्तान में एक ब्लेसिंग हो गई है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, और जो हमें इतलात मिल रही हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चाहे वो यूनिलीवर पाकिस्तान हो, चाहे वो मोबाइल कंपनियां हों, जिससे भी हमारी बात होती है उनके प्रॉफिट्स में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कम हो और करेंसी स्टेबल हो। मगर कमरा में आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बहुत अरसे नहीं रहता, 2-3 साल तक तो ये होता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, फिर करेंसी गिर जाती है। तो अक्सर ये भी होता है कि 2 साल बढ़ने के बाद प्रॉफिट गिर भी जाते हैं। तो अभी जो सपोर्ट मिला है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या लिस्टेड हो, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है करेंसी का स्टेबल होने से और इंटरेस्ट रेट के कम होने से। और ये तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक जानिब हम ये बेहतरी देख रहे हैं, हम इसमें इस्तेकाम देख रहे हैं, एक बड़ी साउंड पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं। दूसरी जानिब एक्सचेंज रेट न सिर्फ ये कि वो
अपनी जगह पे कायम है, बल्कि वो तो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। 7-8% जो है वो रुपया मजबूत हो चुका है डॉलर के यही मुकाबले। मैंने कहा ना, चूंकि बहुत सारी कंपनीज इंपोर्ट करती हैं अपना रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल जो महंगा आता रहा है पिछले 2-3 साल में, वो अब बेहतर स्टेबल नहीं हुआ, बल्कि वो सस्ता होना शुरू हो गया है। जिस तरह गाड़ी की कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं, एक तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, फिर वो जो गाड़ियों के पुर्जे जो जापान से और चाइना से आते थे वो रिलेटिवली सस्ते आने शुरू हो गए। तो ये जो कंपनीज हैं उनको डबल फायदा हो गया है कि उनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उनका मार्जिन भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, ये सब कुछ तो हो गया बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के बावजूद ये जो इसकी रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी लिटमस टेस्ट है वो तो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स, ये हम बात कर रहे हैं। और आज ये इंडेक्स जो है ये 750 के करीब पॉइंट्स जो है ये कम हो गया है। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं इसकी ट्रू रिफ्लेक्शन स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में नजर नहीं आ रही है। ये क्या खेल है? देखिए कामरान भाई, वैल्यूएशन एक अलग आर्ट है, अर्निंग्स एक अलग चीज़ है। तो अर्निंग्स तो बेहतर है, जिसका हमने रिफ्लेक्शन देखा कि कोविड के बाद मार्केट ने 28,000 से लेकर 47,000 तक की बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी दिखाई थी। अलबत्ता फरवरी के महीने से और मार्च के कुछ दिन मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी जा रही है। उसका आई थिंक 2 रीज़न है। एक तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें $72 हो गई हैं, और हमने देखा है कि ऑल्दो स्टेट बैंक ने तो इंटरेस्ट रेट उसको स्टेबल रखा है, मगर जो सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उसका एक कंसर्न ये है कि आगे जाते हुए शायद इंटरेस्ट रेट इस लेवल पे ना रहे। और दूसरा, जो अचानक पॉलिटिकल माहौल जो चेंज हो रहा है, जिसका महीने पहले कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी नॉइज़ बढ़ेगी, तो आई थिंक थोड़ा सा सेंटिमेंट को उसने भी ख़राब किया है। मगर आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जो मार्केट का रुख तय करेंगी। एक तो ये पॉलिटिकल सीन क्या होता है पाकिस्तान में, और दूसरा जो IMF से जो एक किस्त मिलने वाली है उसके साथ एक डिटेल डॉक्यूमेंट IMF इशू करता है जो बताता है कि पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में करेंसी की क्या सूरत हाल होगी। तो आई थिंक वहाँ जाके शायद मार्केट में कुछ बेहतरी देखने अगर ओवरऑल आप देखें तो स्टेट बैंक ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में पहले ही कह दिया था कि अभी तो हमें नजर भी नहीं आ रहा, और अब जब भी होगा तो वो बहुत ग्रेजुअल होगा, यानी कि बढ़ेगा भी तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वो इससे कोई जमीन आसमान का तो फर्क नहीं आने वाला। पॉलिटिकल नॉइज जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट कायम है या नहीं है, इमरान खान है या नहीं, एक चीज थी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या नहीं, तो वो तो एक बड़े टेस्ट से निकल गए हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं। आपका कहना बिल्कुल वजह है। वैसे वो रिस्क नहीं है हुकूमत को, मगर ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट का होना, ये जो अभी जो नए इन्वेस्टर आए पिछले 8-10 साल में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट होता क्या है, उसकी वोटिंग कैसे होती है। तो जब भी कोई नई चीज़ होती है, चाहे वो सियासी हालात में हो या इकोनॉमी के लिए हो, उसके लिए अनसर्टेनिटी ज़रूर पैदा होती है। और ये जब इन्फ्लेशन भी जो बढ़ रहा है, हमारा भी ये कहना है कि ये अगले पूरे साल में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बहुत 1% बढ़ेगा। और हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि जब तक इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में नहीं जाता तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मुतासर नहीं होती। मगर ये जो मार्केट में जो प्रेशर है वो ये खौफ की वजह से है, इसका एक्चुअल इफेक्ट शायद इतना ज़्यादा ना हो दोनों इवेंट का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर